नमस्कार दोस्तों। आज हम इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 36 से हम बात करेंगे। इससे पहले हमने 35 क्वेश्चन लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड लेक्चर नंबर सेकंड में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं क्लास अपलोड करूँगा आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 है। आप ये मान के चलना, ये क्वेश्चन इतने अच्छे हैं कि ये एग्जाम के अंदर आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाले हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे सामने ये है कि इनमें से कौन सा बेयर अभिकर्मक के रूप में जाना जाता है, किसे हम बेयर रिएजेंट कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। ये मान के चलना आपको छोटी मोटी बुक में मिलने वाला भी नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है। क्लियर। सवाल ये है कि बेयर रिएजेंट किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात याद रखना, सिंपल सी बात, 1% जो KMnO4 का जो क्षारीय विलयन होता है, कैसा होता है, क्षारीय। सबसे पहली बात तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपके सामने ये आ गई कि बेयर रिएजेंट बेसिक नेचर का होता है। तो आप सबसे पहले, अगर आपको इतना भी नॉलेज था कि बेसिक नेचर का होता है, तो देखो ये उदासीन है, ये अम्लीय है, ये अम्लीय है, ये क्षारीय है। कहीं सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसका राइट आंसर क्या आ गया, ए आ गया। और डिटेल में समझिए, 1% का मतलब बहुत कम, बहुत कम का मतलब तनु है, ये डाइल्यूट है, बिल्कुल डाइल्यूट है, तनु है। तो 1% जो KMnO4 का जो बेसिक जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है दोस्तों, से बेयर रिएजेंट के नाम से यूज में लिया जाता है, बेयर रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। क्लियर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है कि इनमें से मोहर साल्ट किसे कहते हैं, मोहर साल्ट किसे कहते हैं। सिंपल सी बात, बहुत अच्छा सवाल है। और जो मोहर साल्ट है वो किस टाइप का लवण है, सिंपल लवण है। दोस्तों, सिंपल लवण वो होते हैं जिनमें एक ही कैटायन हो, मतलब एक धनायन हो, एक ऋणायन हो। जैसे NaCl में Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। इसका मतलब ए आप ऑप्शन तो नहीं है आपके पास में। संकर लवण मतलब कॉम्प्लेक्स, हम बात करें लवण के बारे में, संकर लवण के बारे में, हाइब्रिड लवण के बारे में, तो इनके बारे में मैं कह सकता हूं कि इनके अंदर आपको ऐसा एक बड़े डब्बे में बंद मिलेगा कोई ना कोई कंपाउंड, जैसे FeCN6 ऐसे। अगर डब्बा है तो वहां पर आप कॉम्प्लेक्स साल्ट पर जा सकते हो। क्लियर। बट यहाँ पर मोहर लवण होता है, ये कैसा लवण होता है, पहले आप इसका फॉर्मूला समझिएगा ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ पाएं। जो मोहर लवण होता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास में ये होता है, इसे बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट .6H2O। फेरस बोले तो Fe भी है, और Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्लियर। इसलिए FeSO4। उसके बाद में अमोनियम NH4 सल्फेट है, होल 2, यहाँ पर आएगा आपके सामने होल 2 SO4.6H2O। तो एक बात तो ये याद रखना कि मोहर लवण होता है, इसके अंदर जो क्रिस्टल जल होते हैं ना, क्रिस्टल जल वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल, वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। और फिटकरी में कितने होते हैं, 24 होते हैं। ये भी याद रखना थोड़ा सा। क्लियर। अब देखो, ये डबल साल्ट है, एक तो FeSO4 और एक ही दोनों में SO4 है। तो SO4 तो क्या हो गया, कॉमन, बोलते समय से बोलते हैं, ये हो गया फेरस, ये हो गया अमोनियम, फेरस अमोनियम सल्फेट .6H2O। ये क्या कहलाता है, मोहर लवण कहलाता है, मोहर साल्ट कहलाता है, जो कि एक डबल साल्ट है। इसका राइट आंसर हमारे पास में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे ये पूछा गया है कि यहाँ पर Al2O3 ऑक्साइड की नेचर क्या होती है। तो दोस्तों, मैंने आपको ऑफलाइन क्लास के अंदर भी इस सवाल के बारे में बात की थी। बड़ा ही सिंपल है। चलो आप पहले आप आंसर बताइए कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो नेचर होती है वो कैसे होती है। तो यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँ कि जो हमारे पास में मेटल होती है, धातु होती है, मेटल होती है, उनके जो ऑक्साइड होते हैं, उनके जो क्या होते हैं, ऑक्साइड, वो कैसी नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। जबकि जो हमारे पास में नॉन मेटल होती है, नॉन मेटल, उनके ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। क्लियर।
अब यहाँ पर एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम तो मेटल है, मेटल है तो इनकी ऑक्साइड बेसिक नेचर की होनी चाहिए। लेकिन मेरे भाई अच्छे से याद रखना कि यहाँ पर ZnO और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्लियर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को यहाँ पर हम बोलते हैं एलुमिना। क्या बोलते हैं? एलुमिना बोलते हैं। और याद रखना अगर इसी के मैं डॉट 2H2O लगा दूं तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है? बॉक्साइट का, क्लियर। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों के दोनों कैसे ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड है, जिनमें एसिडिक नेचर भी होता है और बेसिक नेचर भी होती है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। हमसे सवाल ये पूछा गया कि चिली साल्टपीटर, दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है चिली साल्टपीटर का सूत्र क्या है और इंडियन साल्टपीटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है। चलो आपके पास में ऑप्शन है, आप जल्दी से बताइए कि चिली साल्टपीटर का फॉर्मूला क्या होता है। चलो अब देखिएगा, चिली साल्टपीटर का मैं आपको क्लियर कर दूं, एक हमारे चिली साल्टपीटर हो चाहे इंडियन साल्टपीटर हो, वहां दोनों में ही NO3 होता है। क्या होता है? NO3। NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट। तो इसका मतलब ये ऑप्शन डी भी नहीं है, इसका मतलब सी भी नहीं है। अब क्लियर, इतनी सी बात याद रखनी है। देखो अब हमने 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो काट दिए, क्यों? चाहे चिली साल्टपीटर हो चाहे इंडियन साल्टपीटर हो, दोनों में नाइट्रेट होता है और नाइट्रेट क्या होता है? NO3 नेगेटिव होता है, क्लियर। अब ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पर सोडियम आ जाता है, क्या आ जाता है? सोडियम आ जाता है, तो उसे तो हम बोलते हैं चिली साल्टपीटर। तो यहाँ पर चिली साल्टपीटर का राइट आंसर क्या होगा? NaNO3। और अगर KNO3 आ जाए तो दोस्तों KNO3 को हम क्या बोलते हैं? इंडियन साल्टपीटर। क्या बोलते हैं? इंडियन साल्टपीटर, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। चलो अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 ये कह रहा है कि कोबाल्ट जो हमारे पास में होता है, कोबाल्ट, उस कोबाल्ट को आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त होता है। क्यों होता है? और मैं आपको अच्छे से नॉलेज करा दूं, कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम कैंसर के उपचार में करते हैं। किसके उपचार में? कैंसर के उपचार में, रेडियोथेरेपी के रूप में करते हैं। इसलिए करते हैं, बताओ क्यों करते हैं? ध्यान से समझिए, बताइए क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों ये गामा किरणों का उत्सर्जन करता है और गामा किरणों की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ये कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे रोगी को, कैंसर से पीड़ित रोगी को कुछ समय के लिए आराम मिलता है, क्लियर। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर सवाल क्या है आपके काम का। सबसे पहली बात, यहाँ पर अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण तीनों ही रेडियो एक्टिव विकिरण हैं। जब भी रेडियो एक्टिव की घटना घटित होती है तो या तो अल्फा किरण निकलती है, या बीटा किरण निकलती है, या गामा किरण निकलती है। इन तीनों किरणों की अगर भेदन क्षमता की बात की जाए तो भेदन क्षमता दोस्तों सबसे ज़्यादा किस किरण की होती है? तो याद रखना सबसे ज़्यादा तो होती है गामा किरणों की, उससे कम किसकी होती है? बीटा किरण की, और सबसे कम किसकी किरण की होती है? अल्फा किरण की, क्लियर। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि बताइए आयनीकरण क्षमता का क्रम क्या है, आयनाइजेशन पावर क्या है, तो ये ऑर्डर अपोजिट हो जाएगा। सबसे कम किसकी हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पर सबसे कम तो हो जाएगी गामा किरणों की, उससे ज़्यादा बीटा की, और सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? अल्फा किरण की हो जाएगी। तो याद रखना भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा किरण की, और आयनीकरण क्षमता होती है, आयनाइजेशन पावर होती है, वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? अल्फा किरणों की होती है, क्लियर। अल्फा यहाँ पर धनावेशित होती है, बीटा ऋणावेशित होती है, गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है, और गामा किरणें उदासीन होती हैं, इनका द्रव्यमान 0 होता है। ये एक विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। दोस्तों एक्स किरणें की खोज विलियम रोंजन ने की थी, और एक्स किरणों का प्रयोग एक्सरे में किया जाता है, क्लियर। और याद रखना इसका प्रयोग किसी भी क्रिस्टल की ज्यामिति की संरचना मालूम करने में किया जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि हीरा होता है वो चतुष्फलकीय होता है, ग्रेफाइट होता है वो षटकोणीय परतदार होता है। ये कैसे देखा गया है? ये उनका एक्सरे करके देखा गया है, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एटम बम, दोस्तों जो एटम बम होता है ना, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चलो आप बताइए, आपके पास ऑप्शन है। एटम बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये दोनों ही सवाल आपको बताने हैं। चलो, जो एटम बम होता है, परमाणु बम होता है, तो वो दोस्तों याद रखना नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है,
जबकि हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और याद रखना, सूर्य और तारों के क्रोड के अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया ही संपन्न होती है, और सूर्य में ऊर्जा का निर्माण भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है, और तारों के अंदर चमक भी नाभिकीय संलयन के कारण होती है। जबकि परमाणु बम में और हमारे पास में बात की जाए तो न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय जो रिएक्टर होते हैं, परमाणु भट्टी होती है, उसमें नाभिकीय विखंडन की घटना घटित होती है, और दोनों ही बम के अंदर अनियंत्रित अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया? अनियंत्रित, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। क्लियर? अब आगे बात करते हैं। देखो ये बात आ गई नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पर कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। आपके पास में 4 ऑप्शन है, हीलियम, बताइए, यूरेनियम, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो दोस्तों सूर्य के अंदर नाभिकीय ईंधन के रूप में याद रखना, सूर्य के क्रोड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। और ये हाइड्रोजन आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। एक और एक कितना हो गया? 2। 2 नंबर पर क्या कौन आता है? हीलियम। और ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो याद रखना, सूर्य के क्रोड में हाइड्रोजन चक्कर चलता है क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है, और ये हाइड्रोजन आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? हीलियम। अगर आपके पास में हाइड्रोजन ऑप्शन में नहीं हो तो आप क्या बताओगे? हीलियम। सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन जो 71% होता है, और दूसरे नंबर पर पाया जाता है हीलियम। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन, जो 71% मात्रा में पाया जाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कार्बन डेटिंग पद्धति होती है, इसके अंदर हम कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने में किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कार्बन डेटिंग पद्धति जिसमें दोस्तों कार्बन 14 आइसोटोप का प्रयोग करते हैं, जो कि एक रेडियो एक्टिव है। क्या है? रेडियो एक्टिव है। तो याद रखना, कार्बन डेटिंग का प्रयोग फॉसिल्स, जो हमारे पास में जीवाश्म वगैरह होते हैं, इन जीवाश्म की आयु निर्धारण करने में हम प्रयोग करते हैं कार्बन डेटिंग का, जबकि हम यूरेनियम 238 का प्रयोग करते हैं चट्टानों की आयु निर्धारण करने में। ये भी याद रखिएगा। चलो अब नेक्स्ट आपसे बात करते हैं कि जब यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन होता है तो अंतिम उत्पाद क्या बनता है। जब यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन होता है तो इसका अंतिम उत्पाद क्या बनता है, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो आपके पास में यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन से जो फाइनली प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो आपको क्या प्राप्त होता है? सीसा प्राप्त होता है, या रेडियम प्राप्त होता है, या थ्योरियम प्राप्त होता है, या प्लूटोनियम प्राप्त होता है? कौन सा हमें प्राप्त होता है, ये पूछा गया है। फाइनली प्रोडक्ट, हमें अंतिम उत्पाद पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अंतिम उत्पाद यूरेनियम के विखंडन से। तो ध्यान से समझिए, इसका इस राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यूरेनियम का जब विखंडन होता है ना, तो हमें थ्योरियम भी प्राप्त होता है, हमें रेडियम भी प्राप्त होता है, हमें प्लूटोनियम भी प्राप्त होता है, लेकिन फाइनली जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है हमें को सीसा। तो राइट आंसर क्या होगा? सीसा होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? लेड कहते हैं। क्लियर? अब ध्यान से समझिएगा, इसका मैं आंसर आपको और अच्छे से बताता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। अगर हम चलते हैं थोड़ी देर गूगल पर, तो यहाँ से देखो मैंने आपको सर्च करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। ये आपके पास में यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर चलो किसी भी इनमें से किसी को भी हम ले सकते हैं, कोई भी डायग्राम। सब में जो फाइनली प्रोडक्ट है, यहाँ पर देखिए आप, दिख रहा है आपको? चलो आपने क्या देखा? ये यूरेनियम है, ये यूरेनियम 238 है। जब इसका विखंडन हुआ तो पहले क्या बना? थ्योरियम बना, फिर प्रोटैक्टिनियम बना, फिर यूरेनियम 234 बना, थ्योरियम भी बना 230, ये आइसोटोप वगैरह है। फिर यहाँ पर देखो रेडोन भी बना, रेडियम भी बना है। फिर आप आगे चलिए, देखो ये आपके पास में पोलोनियम भी बन रहा है, और लास्ट में जो प्राप्त हो रहा है स्टेबल, स्थाई, देखो ये राइट आंसर क्या है? लेड है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर होगा वो हमारे पास में लेड ही होगा। क्लियर? चलो अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट अगले सवाल पर कि मानव के द्वारा सबसे पहला
संश्लेषित रेशा कौन सा है, सिंथेटिक फाइबर कौन सा है सबसे पहला, तो आपको ये बताना है। आपके पास में ऑप्शन है नाइलॉन, आपके पास में ऑप्शन है टेरिकोट, आपके पास में ऑप्शन है रेयन, आपके पास ऑप्शन है पॉलिएस्टर। ये आपके पास में 4 ऑप्शन है, तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो हमारे पास में होगा नाइलॉन। याद रखना ये नाइलॉन है, क्लियर, जो जिसका सबसे पहले मानव के द्वारा संश्लेषित किया गया था। और एच सी कैराथस नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसे बनाया था। याद रखना, ये बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि नाखून पॉलिश परिमार्जन रिमूवर के तौर पर नाखूनों पर जो पॉलिश होती है उसको हटाने में किसका प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बताइए एसीटोन होगा या पेट्रोलियम ईथर होगा या बेंजीन होगा या एसिटिक अम्ल। दोस्तों एसिटिक अम्ल तो वो होता है जो सिरका में पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला CH3COOH होता है, क्लियर। और एसिटिक सिरका का प्रयोग अचार और मुरब्बा के सुरक्षित करने में परिरक्षण में किया जाता है। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। याद रखना सबसे सरल एरोमेटिक यौगिक है, सबसे सिंपल एरोमेटिक यौगिक है तो कौन सा है, बेंजीन है। एरोमेटिक यौगिक वे होते हैं जो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये होता है हक्कल नियम। इस हक्कल नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारे पास में होगा एसीटोन। क्या होगा, एसीटोन होगा। और एसीटोन का फॉर्मूला हमारे पास में CH3COCH3 होता है। और एसीटोन के अंदर दोस्तों ये कीटोनिक ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो बताइएगा कि हरे फलों को पकाने के लिए, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। आपको ये बताना है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन, इथेन, एसिटिलीन, मीथेन। दोस्तों मीथेन, इसे मार्स गैस कहते हैं, दलदल क्षेत्र में पाई जाती है, प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य घटक होता है, गोबर गैस का मुख्य घटक होता है, फायर डैम्प भी कहते हैं, कोयले की खदानों में विस्फोट इसी गैस के कारण होता है, जुगाली करने वाले जंतु भी इसी गैस का श्रावण करते हैं, छोड़ते हैं। एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन वेल्डिंग में काम आती है। इथेन भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा, एथिलीन। क्या होगा, एथिलीन, क्लियर। ये राइट आंसर होगा जो कच्चे फलों को पकाने में काम में ली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, पॉलीमर कौन सा है, नेचुरल पॉलीमर कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों बेकेलाइट। बेकेलाइट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना, ये टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, इनके बाहरी आवरण बनाने में प्रयोग किया जाता है, बाहरी आवरण बनाने में। इसके अलावा इसका प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, बिजली के बोर्ड होते हैं, बिजली के जो स्विच होते हैं, बिजली के जो बोर्ड होते हैं उनको बनाने में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। PVC, आपने नाम सुना होगा पॉलीवाइनिल क्लोराइड, PVC, इसका प्रयोग बिजली के वायर होते हैं उनके ऊपर जो रबड़ का जो लेप होता है, कवर होता है, वो PVC का ही होता है। आपने देखा होगा 2 इलेक्ट्रिक वायर को जोड़ने के लिए हम ब्लैक टेप का प्रयोग करते हैं, वो भी PVC होती है। हमारे जो पानी के जो प्लास्टिक के पाइप वगैरह होते हैं वो भी किसके होते हैं, PVC के होते हैं, क्लियर। और बेकेलाइट और PVC दोनों ही सिंथेटिक है। यहाँ पर भी नायलॉन भी क्या है, संश्लेषित है। इससे पहले हमने बात की थी नायलॉन एक संश्लेषित रेशा है, क्लियर। तो इसका राइट आंसर होगा वो हमारे पास में क्या होगा, सेलुलोज। और याद रखना सेलुलोज प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, क्लियर। और याद रखना जो पादप की कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और ये सेलुलोज है वो ग्लूकोज की एकलक इकाई, मतलब बोले तो सेलुलोज की एकलक इकाई क्या होती है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। चलो अब बात करते हैं अपन प्राकृतिक रबड़ के बारे में कि नेचुरल रबड़ क्या होता है। प्राकृतिक रबड़ याद कर रखना दोस्तों कि प्राकृतिक रबड़ किसकी एकलक इकाई है। देखो पॉलीवाइनिल फ्लोराइड ये भी नहीं है, डाइफ्लोरोमेथेन ये भी नहीं है, नाइट्रोसेलुलोज ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन के भी 2 रूप होते हैं, एक तो सिस और एक कौन सा रूप होता है, ट्रांस। सिस रूप को तो हम बोलते हैं प्राकृतिक रबड़, जबकि ट्रांस रूप को बोलते हैं गट्टा पार्चा। क्या बोलते हैं, गट्टा पार्चा। याद रखना दोस्तों
जो हमारे पास में प्राकृतिक रबड़ होता है इसके अंदर फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ कम होती है, इसके अंदर तनन सामर्थ्य कम होती है, फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ कम होती है। तो इस फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इसके अंदर क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? इसके अंदर क्या मिलाया जाता है? इसके अंदर मिलाया जाता है सल्फर। सल्फर मिला करके इसको गर्म करते हैं लगभग 144 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सल्फर मिला करके गर्म करना क्या कहलाता है? वल्कनीकरण। क्या कहलाता है? वल्कनीकरण। और रबड़ का वल्कनीकरण सबसे पहले एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था चार्ल्स गुडलर। चार्ल्स गुडलर नामक वैज्ञानिक ने 1839 में सबसे पहले इसका वल्कनीकरण किया था। और प्राप्त रबड़ को कहते हैं वल्कनीकृत रबड़। क्या कहते हैं? वल्कनीकृत रबड़। याद रखना, प्राकृतिक रबड़ एक रेखीय बहुलक है, जबकि वल्कनीकृत रबड़ कैसा बहुलक है? तिर्यक बहुलक है, जिनमें सल्फर है। सल्फर, ये सल्फर क्या कर लेती है? क्रॉस बॉन्डिंग कर लेती है। ऐसे ये पॉलीमर है, ये पॉलीमर है, ये पॉलीमर, बीच में क्या आ गई? सल्फर आ गई। ऐसे सल्फर, और ऐसे जोड़ देती है इन इकाइयों को, ऐसे जोड़ देती है, तो तिर्यक बॉन्डिंग कर लेती है, जिसके कारण इसमें इलास्टिक नेचर, प्रत्यास्था का गुण और फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ दोनों क्या हो जाती है? इंप्रूवमेंट हो जाता है। क्लियर? तो याद रखना, प्राकृतिक रबड़ से वल्कनीकृत रबड़ बनाते हैं तो सल्फर डाल करके गर्म करते हैं, इसे कहते हैं वल्कनीकरण। रबड़ का वल्कनीकरण किसने किया? चार्ल्स गुडलर ने किया। कब किया? 1839 में किया। क्लियर? और याद रखना, इस प्राकृतिक रबड़ में सल्फर की मात्रा बढ़ा बढ़ा करके हम इसके भौतिक गुण होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, उनको चेंज कर सकते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, टेफ्लॉन निम्न में से किसकी एकलक इकाई होती है? दोस्तों टेफ्लॉन, टेफ्लॉन में फे का मतलब क्या आ रहा है? फ्लोरीन। फे का मतलब क्या आ रहा है? फ्लोरीन। तो याद रखना, टेफ्लॉन के अंदर फ्लोरीन एटम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्लोरीन एटम। याद रखना, अब इसकी एकलक इकाई क्या है? विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड की एकलक इकाई है। क्लियर? क्लोरोपिन है, ये सिंथेटिक रबड़ की एकलक इकाई है। तो इसकी जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास में क्या होगा दोस्तों? देखो, ये हमारे पास में एथीन, और एथीन में अगर दोनों हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पर क्या जोड़ दिया जाए? फ्लोरीन। CF2 डबल बॉन्ड CF2। तो देखो फ्लोरीन कितनी हो गई? 4। 4 हो गई तो हम क्या बोलेंगे? टेट्रा। 4 हो गई तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों? टेट्रा बोलेंगे। टेट्रा फ्लोरो एथीन। टेट्रा फ्लोरो एथीन टेफ्लॉन की एकलक इकाई है। और दोस्तों याद रखना, टेफ्लॉन के बारे में विशेष बात, इसका प्रयोग किया जाता है नॉन स्टिक बर्तन बनाने में। नॉन स्टिक बोले तो नॉन स्टिक बर्तन बनाने में, नॉन स्टिक बर्तन बनाने में, जिन बर्तनों में खाना चिपकता नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेफ्लॉन के 3 ही सवाल है। एक, इनमें फ्लोरीन एटम पाया जाता है, टेट्राफ्लोरोएथीन इसकी एकलक इकाई होती है, और नॉन स्टिक बर्तन बनाने में और बर्तनों के हत्थे भी बनाए जाते हैं इसके। क्लियर? तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया ना तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मैं डेली आपके लिए ऐसे ही सवाल लेके आऊँगा। और इसकी जो PDF है वो नीचे टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर अपलोड कर दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। क्लियर? और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों आपका प्यार ही मुझे मोटिवेशन देगा, और मैं डेली नई नई वीडियो जल्दी जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से मन लगा करके पढ़िएगा।